Hello everyone, welcome you all in GDC नर्सिंग क्लासेस। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज हम लेके आए हैं एक वीकली टेस्ट जो अपना क्लास होता है एवरी सैटरडे, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लास लेके आए हैं दोस्तों। तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और GDC नर्सिंग के यूट्यूब चैनल के साथ में फ्रेंड्स जुड़िए, जहाँ पर आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस के साथ में अपने आप को एनालाइज करने का मौका, जहाँ पर आप एवरी सैटरडे आप देंगे एक वीकली टेस्ट जहां पर 50 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा और आपको मौका है कि उसी जो 50 क्वेश्चन को आपने एग्जाम दिया है उसको सेल्फ एनालाइज करने का, और कहीं आपसे गलती हुई है तो अपने आप को इम्प्रूव करने का दोस्तों। तो आप संडे की क्लास में इम्प्रूव कर सकते हो कहां पर क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस जीडीसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कम्पिटिटिव युग में ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लासेस आपके एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ में आपका जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अपने कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए और इस क्लास का बेनिफिट लीजिए दोस्तों। यदि अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ में दोस्तों आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक 45 ईयर ओल्ड मैन है, रिपोर्ट कर रहा है एपिगैस्ट्रिक पेन है दोस्तों। क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन है दैट वेक्स हिम एट नाइट, मतलब रात को क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी नींद खुल रही है। एंड रिलीव बाय ईटिंग, मतलब उसको जो पेन हो रहा है दोस्तों वो कब हो रहा है? रात को हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल रही है। सेकंड चीज क्या हो रहा है कि यदि वो रात को खाना खा लेता है तो उसको क्या हो जा रहा है दोस्तों, पेन ठीक हो जा रहा है। ही हैज नो वॉमिटिंग, दूसरी चीज बताइए कि उसको वॉमिटिंग नहीं है। विच अल्सर इज मोस्ट लाइकली, मतलब यहाँ पर कौन सा अल्सर आपको दिख रहा है? तो सबसे पहले दिया हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर, स्ट्रेस अल्सर एंड इसोफेजियल अल्सर। तो ये जो दोनों टाइप है दोस्तों वो अपने कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के टाइप है। कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के टाइप है। फर्स्ट देयर इज ए गैस्ट्रिक अल्सर एंड सेकंड देयर इज अ डियोडिनल अल्सर। थर्ड है इट इज अ स्ट्रेस अल्सर, स्ट्रेस की वजह से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्सर होगा, म्यूकोजल इरोजन होगा। क्या होगा? म्यूकोजल इरोजन। और क्यों होगा? ब्लड सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यूकोजल लाइनिंग इरोज हो जाएगा। इसोफेजियल अल्सर मतलब आपके इसोफेगस के अंदर दोस्तों क्या होता है, अल्सर होता है, जिसको अपन बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। तो यहां पर अपन जैसे कि देखते हैं कि गैस्ट्रिक एंड डियोडिनम में से एक है, ठीक है, गैस्ट्रिक या डियोडिनम में से दोस्तों एक है। बट यहाँ पर जो गैस्ट्रिक अल्सर दोस्तों आपका होता है वो आपके कहां पर होता है? स्टमक में होता है। कहां पर होता है? स्टमक में होता है। और वो खाने के 30 से 60 मिनट के बाद में होता है। और जैसे खाना खाते हैं तो वर्जन पेन बाय फूड, मतलब जैसे ही खाना खाते हैं ऐसे पेन बढ़ता है। बट डियोडिनल अल्सर होता है वो 1.5 आवर से 3 आवर्स के बाद में होता है, नाइट में होता है, मतलब पर्सन सोने लगता है तब। और क्या होता है? जैसे रिलीव पेन आफ्टर ईटिंग, जैसे ही वो खाना खाता है तो दोस्तों पेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो अपना कौन सा है दोस्तों? डियोडिनल अल्सर है। क्या है? डियोडिनल अल्सर है। यहां पर एक चीज अपन और बता सकते हैं दोस्तों, क्या बता सकते हैं दोस्तों, कि इसमें आपको जो ब्लीडिंग होती है तो हेमेटेमेसिस मतलब देखने के लिए मिलता है, मतलब आपका वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आएगा। बट डियोडिनल में आपको मेलिना देखने के लिए मिलता है, मतलब स्टूल के साथ में ब्लड देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर देयर इज अ करेक्ट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन बी। कितने लोगों ने दोस्तों करेक्ट किया है? आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दोस्तों पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो पेन हो रहा है, कौन सा हो रहा है दोस्तों? एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर की दोस्तों अपन बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। तो बर्निंग और ग्वानिंग पेन इन लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन occurs 30 to 60 मिनट आफ्टर मील, मतलब जैसे ही खाना खाता है उससे
आधे से 1 घंटे के बाद में उसको क्या हो रहा है दोस्तों, पेन हो रहा है, और वो भी कौन सा हो रहा है, मिड एपिगैस्ट्रिक। आप डिफरेंस पता लगाना, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, मतलब अभी अपन देखते हैं तो अपना स्टमक का पोजीशन कहां पर है, अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्री में, तो मिड जो हो रहा है पर लेफ्ट लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम पेन होगा दोस्तों, ठीक है, आफ्टर 30 to 60 मिनट। नेक्स्ट लिखा है पेन वर्जन आफ्टर फूड, मतलब जैसे ही खाना खा रहा है तो पेन उसको क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। तो ये जो साइन है दोस्तों, ये जो साइन है वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके बाद में हेमेटेमेसिस प्रेजेंट, मतलब जिसको गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है उसको क्या होगा दोस्तों, हेमेटेमेसिस, मतलब ब्लड आएगा, किसका, ब्लड इन वॉमिटिंग दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट डियोडिनल अल्सर, ये क्या बोलना चाह रहा है वो भी दोस्तों अपने को समझना है। डियोडिनल अल्सर आपका बोल रहा है बर्निंग पेन ऑकर्स इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहां पर लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, क्या हुआ है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में दोस्तों पेन हो रहा है, बट गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा दोस्तों, आपको लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ऑकर्स 1.5 hours to 3 hours आफ्टर मील एंड ड्यूरिंग नाइट, मतलब 1.5 से 3 घंटे के बाद में होगा दोस्तों। पेन रिलीव बाय फूड एंड ऑकर्स एट नाइट, मतलब जैसे ही खाना खाता है तो पेन ठीक हो जाता है, और इसमें मलिना प्रेजेंट रहेगा, मतलब आपका ब्लड इन स्टूल प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो हमने देखा, बहुत लोगों ने करेक्ट किया होगा। यदि अभी तक आपका कंफ्यूजन होगा तो हमने कंफ्यूजन यहाँ पे दोस्तों दूर किया है। आपको एक चीज याद कर रखना है, गैस्ट्रिक अल्सर में हेमेटेमेसिस होगा एंड डियोडिनल अल्सर में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका मलिना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव कर रहे हैं। आपको जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही और गलत आंसर जो भी है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेशेंट टेकिंग इब्यूप्रोफेन डेली फॉर आर्थराइटिस कंप्लेंट्स ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, पेशेंट क्या कर रहा है, एक ड्रग ले रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, उसको पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एंड ब्लैक स्टूल, इसके साथ में ब्लैक स्टूल भी है दोस्तों, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो एपिगैस्ट्रिक और एक ब्लैक स्टूल यहां पर दिया हुआ है, और ड्यू टू व्हाट पेशेंट ले रहा है इब्यूप्रोफेन मेडिकेशन। द नर्स सस्पेक्ट अल्सर फॉर्मेशन ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, और पेशेंट का एक इधर है कि वो इब्यूप्रोफेन मेडिकेशन ले रहा है। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है, या इंक्रीज म्यूकस की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो मैं यहां पर एक चीज आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि जब अपन इब्यूप्रोफेन लेंगे, ठीक है, तो इब्यूप्रोफेन क्या है, आपका एनएसएआईडी ड्रग है। क्या है दोस्तों, एनएसएआईडी ड्रग है, मतलब इसको अपन बोलते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये आपका क्या कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस डिक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और इसकी वजह से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इंफेक्शन नहीं है, ठीक है, यहां पर इब्यूप्रोफेन यदि लिखा हुआ है इन्फेक्शन होता है, बट जब एच पाइलोरी का होता है तब होता है, तो ये तो आपका क्या है दोस्तों, गलत है। स्ट्रेस इब्यूप्रोफेन का कहीं कोरिलेट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, और इंक्रीज म्यूकस, ये भी आपका दोस्तों क्या है, रॉन्ग आंसर है। करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है। कितने बच्चों ने ये करेक्ट ऑप्शन किया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इसको आप डाल सकते हैं कमेंट में दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज का, एक पेशेंट है 45 ईयर ओल्ड पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न, क्या हो रहा है दोस्तों, उसको हार्ट बर्न आफ्टर मील्स एंड सोर टेस्ट इन द माउथ, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कंप्लेन कर रहा है हार्ट बर्न का, और सोर टेस्ट मतलब खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है माउथ में, ये कंप्लेन कर रहा है। स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन, मतलब जब वो सोता है तब, जब सुपाइन पोजीशन में दोस्तों सब सोता है तब। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, उस पेशेंट को कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है। एक तो सीधा सिम्टम लिखा हुआ है हार्ट बर्न, जिसको अपन बोलते हैं पायरोसिस, क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरोसिस के नाम से जानते हैं। और जब वो सो जाता है
मतलब फ्लैट पोजीशन में जब सो जाता है, स्लीपिंग पोजीशन है, फ्लैट स्लीपिंग पोजीशन में उसको सोर टेस्ट माउथ में आता है। कौन सा आता है? सोर टेस्ट। तो कौन सी डिसीज को ये इंडिकेट करता है? पेप्टिक अल्सर को करता है, गैस्ट्राइटिस को करता है, जीआईडी को करता है, या हाइटल हर्निया को करता है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों, कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डाल सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा म्यूकोजल लाइनिंग में। गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जीईआरडी जिसको अपन बोलते हैं, जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसमें आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? काम करना बंद करेगा या वो सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? जीईआरडी होगा। जिसकी वजह से जब इंसान सोएगा, जब फ्लैट पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में सोएगा, तो उसका क्या है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसके कहां पर चला जाएगा? माउथ में चला जाएगा। ठीक है, और कहां पर चला जाएगा? इसोफेगस में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या होगा दोस्तों? हार्ट बर्न। क्या होगा? हार्ट बर्न। और उसकी वजह से दोस्तों क्या देखने के लिए मिलता है? हार्ट बर्न, जिसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पायरोसिस। ये और उसका क्या है? ये उसका साइन है। क्या है? जीआरडी का साइन है, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट बर्न। क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन को करेक्ट किया दोस्तों? आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है आपके सामने। एक पेशेंट है विद जीआरडी रिपोर्ट्स वर्निंग सिम्टम एट नाइट, विच नर्सिंग एडवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब जीआईडी का पेशेंट है, जैसे कि अपन ने लास्ट टाइम देखा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, उसमें जब पेशेंट क्या कर रहा है? सिम्टम आ रहे हैं, और वो भी कभी रात को, कौन सी नर्सिंग एडवाइस आप दोगे? तो ड्रिंक मिल्क एट बेड टाइम, लाई फ्लैट आफ्टर मील्स, ये तो अपने को क्या करना है? कैंसल है, ये तो गलती है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ये है क्या? या ईट लार्ज मील। तो ड्रिंक मिल्क, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, लाई फ्लैट आफ्टर मील्स, ये तो क्या करना है दोस्तों? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। उसको जो हेड ऑफ द बेड है उसको क्या करना है दोस्तों? एलिवेट करना है। ठीक है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, इट इज करेक्ट ऑप्शन, एंड ईट लार्ज मील्स। ठीक है, तो अपने को बोलना है कि ज्यादा खाना भी नहीं खाना है, तो ये भी क्या करना है दोस्तों? अवॉइड करना है। क्या करना है दोस्तों? अवॉइड करना है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोलना चाह रहा है? द यूरिया ब्रीड टेस्ट डिटेक्ट्स हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बाय मेजरिंग व्हाट। मतलब अपन जब यूरिया ब्रीड टेस्ट करते हैं, ये जो टेस्ट है दोस्तों अपन करते हैं किसमें? पेप्टिक अल्सर डिसीज में करते हैं, पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि इसका जो मेन कॉज है वो एच पाइलोराई है। तो एच पाइलोराई का प्रेजेंस पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? यूरिया ब्रीड टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो जब अपन यूरिया ब्रीड टेस्ट करेंगे तो अपन क्या मेजर करेंगे उस टाइम पे? ठीक है, तो सबसे पहला है अमोनिया लेवल इन द ब्लड, अमोनिया का लेवल चेक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे, किसमें? जब अपन एक्सेलरेट करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उसमें एसिड लेवल इन द स्टमक दोस्तों अपन चेक करते हैं, या एंटीबॉडीज इन यूरिन क्या चेक करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपने कौन सा आंसर को चूज किया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप डालिए। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं, ऑब्वियसली अपन अमोनिया की बात करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करते हैं जब अपन यूरिया ब्रीड टेस्ट की अपन बात करते हैं। ठीक है, एसिड लेवल का कोई कोरिलेशन नहीं है और यूरिन का भी यहाँ पर दोस्तों कोई कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बट करेक्ट कैसे है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, क्योंकि जब अपन यूरिया ब्रीड टेस्ट की अपन दोस्तों बात करते हैं तो यूरिया ब्रीड टेस्ट डिटेक्ट करता है आपका एच पाइलोरी प्रेजेंस है कि नहीं है। एंड इफ इट इज एच पाइलोरी इज प्रेजेंट, ठीक है, इन एक्सेल हेयर मतलब CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, सो वी कैन से देयर इज अ पेप्टिक अल्सर। एंड पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज है वो आपका क्या है दोस्तों? एच पाइलोरी, जिसको अपन बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। पेशेंट इज गिवन यूरिया लेवल
कार्बन 13 एंड कार्बन 14 ये पेशेंट को अपन देते हैं और ये ऑरल सॉल्यूशन और कैप्सूल फॉर्म में अपन पेशेंट्स को देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ H पाइलोरी इज प्रेजेंट, यदि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है, इट्स यूरियस एंजाइम ब्रेक इनटू, मतलब जो अपना यूरियस एंजाइम है दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो मैंने आपको बोला था एमोनिया में और सेकंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में। जब अपन सेकंड ब्रीथ सैंपल लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड ब्रीथ सैंपल लेंगे आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, मतलब जब अपन ये मेडिसिन दे रहे, ठीक है, कौन सा, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, उसके बाद में अपन सेकंड ब्रीथ टेस्ट लेंगे तो उस टाइम पे दोस्तों क्या है, ब्रीथ सैंपल आर एनालाइज फॉर लेवल CO2 के अंदर, ठीक है, एनालाइज करेंगे। यदि आपका ब्रीथ टेस्ट मतलब जो आपका CO2 है उसमें आपका H पाइलोरी प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करेगा दोस्तों, क्या करेगा, आपको पेप्टिक अल्सर है। H पाइलोरी कैन बी आल्सो डिटेक्टेड बाय असेसिंग सीरम एंटीबॉडी लेवल। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो पेशेंट को बोलेंगे कि क्या करना है, बलून लेना है और बलून में क्या करना है, एयर को ब्लो करना है, ठीक है, मेडिसिन देने के पहले। अब पेशेंट को क्या किया अपन ने, मेडिसिन दिया, उसके बाद में वापस अपन एक गुब्बारा और ये क्या है, सेकंड गुब्बारा, उसमें अपन क्या बोलेंगे कि आपको वापस एयर को क्या करना है, इस गुब्बारे में डालना है। अब पेशेंट ने डाला तो इसमें CO2 ये फर्स्ट वाला है और ये CO2 सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला में आपका क्या है, H पाइलोरी का प्रेजेंस पता नहीं चला क्योंकि उस टाइम पे अपन ने मेडिकेशन नहीं दिया था। सेकंड टाइम हमने क्या दिया, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 दिया, जिसने आपके यूरियस एंजाइम को ब्रेक डाउन किया, किसमें, अमोनिया एंड CO2 में। तो आपका इस सेकंड वाला जो गुब्बारा है दोस्तों उसमें क्या प्रेजेंस मिलेगा, H पाइलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट, जिसका ऑप्शन गलत हुआ है या क्वेश्चन गलत हुआ है वो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड में आपका H पाइलोरी को अपन मेजर कर सकते हैं क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे यूरियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें एक पेशेंट है, वो बोल रहा है दोस्तों कि आई फील एसिड कमिंग अप इनटू माय माउथ, कमिंग इनटू थ्रोट आफ्टर मील, मतलब माउथ के अंदर क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। दिस सिम्टम इज नोन एज, ये कौन सा सिम्टम है दोस्तों, ठीक है, डिस्पेप्सिया है, रीगर्जिटेशन है, हेमेटेमेसिस है या फ्लैटुलेंस है। इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। डिस्पेप्सी का मतलब होता है दोस्तों इनडाइजेशन, अपन बोलते हैं ना कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इनडाइजेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है, आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है कम्स टू थ्रोट एंड माउथ, ठीक है, थ्रोट एंड माउथ। हेमेटोमेसिस मतलब हम बोलते हैं ब्लड इन वॉमिटिंग होगा तो उसके साथ में आपको ब्लड स्टेन दिखेगा। फ्लैटुलेंस मतलब गैस पास होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लैटुलेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन A, C and D इट इज रॉन्ग, क्योंकि रीगर्जिटेशन होगा तो जो आपका क्या होगा दोस्तों, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, पेशेंट बोल रहे हैं कि मुझे कुछ एसिड वापस कहाँ आ रहा है, थ्रोट में आ रहा है, माउथ में आ रहा है खाना खाने के बाद में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो अपन ने प्रीवियस थ्योरी क्लासेस ली हुई थी उसी के थ्रू वापस अपन क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अ पेशेंट आस्किंग एंटासिड फ्रीक्वेंटली, अ पेशेंट टेकिंग एंटासिड फ्रीक्वेंटली स्टिल हैज GERD क्या है दोस्तों, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ठीक है। पेशेंट क्या कर रहा है दोस्तों, एंटासिड तो ले ही रहा है दोस्तों, ठीक है, एंटासिड मेडिकेशन ले ही रहा है, बट उसको क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो पेशेंट वापस क्या पूछ रहा है कि भाई मैं कौन सी मेडिकेशन लूँ, ठीक है, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो। तो सबसे पहला तो वापस एंटासिड, तो ये तो दोस्तों गलत ही है। ऑप्शन बी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है
लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव तो यहाँ पर दोस्तों गलत ही होगा, क्योंकि लैक्सेटिव जो अपन फ्रेंड्स देते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। किस में देते हैं? कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। तो वापस आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है पेशेंट टेकिंग एंटासिड फ्रीक्वेंटली स्टिल हैज GERD सिम्टम्स, विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। तो जब अपन दोस्तों GERD हमने देखा था, तो GERD के लिए जब हमने दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस की हमने बात किया था, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में हमने बात किया था? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में बात किया था, जिसमें हमने पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, इसके बारे में, जिसके पीछे जोल आता है, इट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग दोस्तों आपका क्या करती है? वो आपके जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को सप्रेस कर देती है। क्या करती है? सप्रेस कर देती है। तो ये मेडिकेशन अपन यहां पर दोस्तों देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कितने बच्चों ने दोस्तों करेक्ट किया? आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और यदि गलत नहीं हुआ है या गलत हुआ है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी अपने पास में मौका है कि अपन करेक्ट यहां पर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है? अ नर्स मॉनिटर द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। पेशेंट का क्या हुआ है दोस्तों? सर्जरी हुआ है, और वो भी गैस्ट्रिक, और मॉनिटर कर रही है उसका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको अपन और नाम से भी जानते हैं राइल्स ट्यूब। किसके नाम से दोस्तों? राइल्स ट्यूब के नाम से जानते हैं, जिसको अपन फीड देते हैं पेशेंट को। विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो दोस्तों। एक नर्स है, मॉनिटर कर रही है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ है, उसको NG ट्यूब लगाया हुआ है, और एक नर्स है वो उसको मॉनिटर कर रही है। तो उसमें कौन सी फाइंडिंग ऐसी होगी जिसमें नर्स इमीडिएट रिपोर्ट करेगी? क्वेश्चन सीधा है, ठीक है। उसमें यदि जो NG ट्यूब है उसमें ऐसा क्या दिखेगा कि नर्स है वो तुरंत डॉक्टर को क्या होगी? इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क ड्रेनेज। थोड़ा उस ट्यूब में, NG ट्यूब में क्या दिख रहा है दोस्तों? डार्क ड्रेनेज दिख रहा है, तो इन्फॉर्म करेगी। एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज फॉर 1 आवर, मतलब जैसे ही सर्जरी हुआ, पेशेंट बाहर आया और उसमें कोई ड्रेनेज नहीं दिख रहा है, तो इन्फॉर्म करेगी। ब्राइट रेड ब्लड इन द NG ट्यूब, मतलब एकदम फ्रेश ब्लड आ रहा है दोस्तों, कहां पर? NG ट्यूब में, तो इन्फॉर्म करेगी। यहाँ डिक्रीज बॉवल साउंड है, तो इन्फॉर्म करेगी। तो डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर बावल साउंड के बारे में बात नहीं किया है। बावल साउंड जब रिटर्न आता है तो वो 48 आवर्स के बाद में आता है, ठीक है, आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बावल साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। अपन जो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि NG ट्यूब में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर द गैस्ट्रिक सर्जरी। तो जब अपन NG ट्यूब की बात करते हैं तो उसमें यदि फ्रेश ब्लड आ रहा है आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने को कंसर्न रिलेटेड बात है, और उसको अपने को किसको इन्फॉर्म करना है दोस्तों? फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। फिजिशियन को क्या करना है दोस्तों? कांटेक्ट करना है। यदि आपकी NG ट्यूब में क्या दिख रहा है दोस्तों? NG ट्यूब में क्या दिख रहा है? ब्राइट रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड शो हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब्राइट रेड ब्लड इन द NG ट्यूब, सी ऑप्शन इट इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों मैं लेके आया हूँ। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जो आंसर है उसको पुटअप करना ना भूलें, क्योंकि जो अपने को एनर्जी मिलती है, हमारे बच्चों ने कितना जो थ्योरी हमने पढ़ा था उसमें मेहनत की, और वो अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वो भी दोस्तों हमको पता चले। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पुटअप कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग गैस्ट्रिक सर्जरी व्हेन शुड ओरल इनटेक स्टार्टेड, मतलब पेशेंट का सर्जरी हुआ है GI का, तो कितने समय के बाद में अपन दोस्तों उसको स्टार्ट करेंगे? क्या? ओरल इनटेक, खाना कब से अपन उसको देंगे, फूड कब से अपन देंगे, ठीक है, ये उसको पूछा है, फूड इनटेक। ठीक है,
तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के तुरंत बाद अपन देंगे, आफ्टर बाउल साउंड रिटर्न देंगे, या आफ्टर एनजी ट्यूब रिमूवल ओनली, या आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर 48 आवर्स रिगार्डलेस। 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों जब पेशेंट का सर्जरी होता है तो उस टाइम पे उसको क्या रहता है, अंडर एनेस्थेसिया अपन देते हैं, तो एनेस्थेसिया का इफेक्ट रहता है, इसके लिए अपन उस टाइम पे नहीं देते हैं। बट वेन एवर द पेशेंट्स बाउल साउंड रिटर्न होंगे उस टाइम पे अपन क्या देंगे, पेशेंट्स को दोस्तों खाना देंगे, ठीक है। तो बाउल साउंड जो रिटर्न होते हैं वो 48 आवर्स में होते हैं, 48 आवर्स में होते हैं। बट ऐसा नहीं है, किसी किसी पेशेंट्स में जल्दी भी हो जाते हैं, 40 आवर्स में भी हो जाते हैं, किसी में 60 आवर्स में भी होते हैं। तो अपन को तब तक पेशेंट्स को किसके ऊपर रखना है, फ्लूइड के ऊपर रखना है। किसके ऊपर रखना है, फ्लूइड के ऊपर रखना है। अपन क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे, पेन हो रहा है तो पेन किलर भी देंगे दोस्तों अपन, ठीक है। बट आफ्टर बाउल साउंड रिटर्न, ये आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, इसको अपन करेक्ट नहीं करते हैं। 48 आवर्स करेक्ट है, बट जब भी अपन चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से बाउल साउंड, किससे चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से। और यदि बाउल साउंड रिटर्न हुए तो अपन उसको क्या देंगे दोस्तों, मेडिकेशन देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक पेशेंट है विथ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के साथ में दोस्तों पेशेंट है, प्रेजेंट्स विथ वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, द नर्स डॉक्यूमेंट्स दिस फाइंडिंग एस। मतलब उसको पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है और ब्लड के साथ में वॉमिटिंग हुआ है तो उसको क्या होगा, मलिना को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड विथ स्टूल, ब्लड विथ स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट है हेमेटेमेसिस, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड विथ वॉमिटिंग, ब्लड विथ वॉमिटिंग के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। हिमोप्टेसिस, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम। और लास्ट है ऑकल्ट ब्लीडिंग, ठीक है। ऑकल्ट ब्लीडिंग मतलब अपन बोल सकते हैं कि ब्लड इन स्टूल, तो अपन ये भी इसके रिलेटेड नहीं है, पर अपन ने देखा कि ऑप्शन ए आपके स्टूल में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी दोस्तों गलत है। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन किया, हेमेटेमेसिस जो आपका पेप्टिक अल्सर है, और उसमें भी यदि गैस्ट्रिक है, आपका कौन सा है दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो आपका ब्लड है, यदि ब्लीडिंग हुआ है तो कहाँ से आएगा, वॉमिटिंग के साथ में आएगा दोस्तों, वॉमिटिंग के साथ में आएगा। बट यदि आपका डियोडिनल अल्सर है, डियोडिनल अल्सर है तो ब्लीडिंग कहाँ से आएगा, स्टूल के साथ में आएगा, कहाँ के साथ में आएगा, स्टूल के साथ में आएगा। तो ये चीज़ें आपको दोनों क्या करनी है दोस्तों, डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है, विच साइन इंडिकेट पॉसिबल पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज, विच साइन इंडिकेट पॉसिबल पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर सर्जरी। कौन सा साइन है जो इंडिकेट कर रहा है पोस्ट ऑपरेटिव, क्या हो सकता है, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, हाइपोटेंशन एंड टैकिकार्डिया, एलिवेटेड टेम्परेचर या एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन, क्योंकि यदि ब्लड वॉल्यूम कम होने जा रहा है तो पेशेंट का क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, और इसकी वजह से आपका क्या है, हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल आपकी होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कितने लोगों ने करेक्ट किया दोस्तों, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सीधे क्वेश्चन भी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। कभी फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है, 4-5 लाइन में दिया हुआ है, तो उसको अपने को कैसे सॉल्व करना। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा, जितना लेंदी होगा दोस्तों, इतना क्या होगा, बहुत इजी होने वाला है दोस्तों वो क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है दोस्तों और करेक्ट करना है, ठीक है। अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हार्टबर्न एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ठीक है। द नर्स डॉक्यूमेंट्स हार्टबर्न एस, ठीक है।
क्वेश्चन सीधा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हार्ट बर्न हो रहा है एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में एब्डोमिनल, ये एब्डोमेन है, एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक जो अपन ने 9 रीजन देखे थे, ठीक है, 9 रीजन देखे थे, उसमें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, अम्बेलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। इन चारों में उसको कहाँ पर हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मतलब स्टमक में भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो हार्ट बर्न को अपन द नर्स डॉक्यूमेंट हार्ट बर्न इज, तो हार्ट बर्न किसको इंडिकेट करता है, वो चीज़ क्या है, तो वाटर ब्रश को इंडिकेट करता है, पायरोसिस को करता है, हेमेटेमेसिस को करता है, या मलिना को करता है। तो यहाँ पर तो ये दोनों तो दोस्तों क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वजह से तो क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड मिलेगा आपके स्टूल में, ठीक है। तो वॉमिटिंग के साथ में ब्लड मिलेगा, हेमेटेमेसिस होगा। वाटर ब्रश की वजह से आपको क्या आएगा दोस्तों, सोरनेस आएगा माउथ के अंदर। तो यहाँ पर ये भी गलत है दोस्तों, ऑप्शन ए भी गलत है। तो पायरोसिस है वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं दोस्तों आपके किसके, हार्ट बर्न को दोस्तों इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है दोस्तों कि अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को क्या है दोस्तों, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, रिजिडिटी भी है एंड फीवर पोस्ट ऑपरेटिवली, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब आफ्टर सर्जरी, ठीक है। ये सब अपने को देखने के लिए मिल रहा है, एब्डोमिनल पेन, रिजिडिटी एंड फीवर दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। द नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही है, नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, ये डंपिंग सिंड्रोम है। डंपिंग सिंड्रोम क्या किसको बोलते हैं, अर्ली एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, उसको अपन बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत ही है दोस्तों, ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम किसी और चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कुछ को रिलेट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से दोस्तों ये सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। बट यदि पेरिटोनाइटिस हुआ है ड्यू टू गैस्ट्रिक सर्जरी, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रिजिडिटी हो सकता है और फीवर भी आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन कैन कॉज ऑल दिस सिम्टम लाइक फीवर, लाइक एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पर वो है पेरिटोनाइटिस। और जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि एपेंडिसाइटिस पढ़ा था, एपेंडिसाइटिस, तो उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन हमने जो देखा था वो भी अपन ने क्या देखा था, पेरिटोनाइटिस अपन ने दोस्तों देखा था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नर्स शुड मॉनिटर बॉवल साउंड आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी टू असेस फॉर, ठीक है। नर्स क्यों बॉवल साउंड को मॉनिटर करती हैं गैस्ट्रिक सर्जरी होने के बाद में, और ये जो बॉवल साउंड है वो आपके 48 आवर्स में रिटर्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रिटर्न होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, रिटर्न होते हैं। तो जब अपन बात करते हैं नर्स क्यों मॉनिटर कर रही है, ब्लीडिंग हो रहा है इसके लिए कर रही है, पैरालिटिक इलियस की वजह से कर रही है, डंपिंग सिंड्रोम की वजह से कर रही है, या डिहाइड्रेशन की वजह से कर रही है। तो इधर है पैरालिटिक इलियस जिसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, मूवमेंट वापस आया कि नहीं आया वो देखने के लिए करती है। तो यहाँ पर पैरालिटिक इलियस जो है दोस्तों वो करेक्ट है, ऑप्शन ए, सी एंड डी यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपका ऑप्शन आना चाहिए, आप लिख नहीं सकते तो ए बी सी डी करके आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों। ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, या मेरे क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को पुट अप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया है इंक्रीज,
कैन लीड टू अल्सर फॉर्मेशन, एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, दिस अल्सर इज कॉल्ड एज। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उसको अपन बोलते हैं कुशिंग अल्सर के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं, बट कैसे वो मैं बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन तो कुशिंग है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कॉज क्या हो सकते हैं दोस्तों, आप उसके हेड इंजरी हो सकता है, CSF फ्लूइड लीक हो सकता है, ये कुछ कॉज दोस्तों हो सकता है। उस जब इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, क्या होगा दोस्तों, ओवर स्टिमुलेट होगी वेगस नर्व। और ये कौन सी क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 10th है। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस अल्सर को अपन बोलते हैं कुशिंग अल्सर। किसके नाम से जानते हैं अपन, कुशिंग अल्सर के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, जैसे कि आपको दोस्तों क्या हो रहा है, हेड इंजरी हो रहा है, CSF लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है दोस्तों, कौन सी, वेगस नर्व, एंड इट इज 10th क्रेनियल नर्व, जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और उसको अपन कुशिंग अल्सर के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो यहाँ पर जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में दोस्तों देखा था कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है तो जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कौन से टाइप का अल्सर है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कर्लिंग अल्सर है वो ड्यू टू बर्न इंजुरी, यदि बर्न इंजुरी की वजह से अल्सर होता है तो उसको अपन बोलते हैं कर्लिंग अल्सर के नाम से अपन जानते हैं। जब बर्न इंजुरी होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्सर, और उस अल्सर को अपन कर्लिंग अल्सर के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है। और बैरेट इसोफेगस है जो आपकी इसोफेगस, बैरेट अल्सर है जो आपके इसोफेगस में अल्सर होगा तो उसको अपन बोलेंगे बैरेट इसोफेगस के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ नर्स मॉनिटर बावल साउंड आफ्टर अल्सर सर्जरी, नॉर्मल ब्लड बावल साउंड आर। एक नर्स है मॉनिटर कर रही है बावल साउंड, आफ्टर अल्सर सर्जरी नॉर्मल बावल साउंड आर। ठीक है, मतलब पेशेंट को सर्जरी हुआ है और उसको क्या कर रहा है, बावल साउंड चेक कर रही है नर्स। तो नॉर्मल बावल साउंड कितने होते हैं, ठीक है, तो 1 से 2 पर मिनट होते हैं, 3 से 4 होते हैं, 5 से 35 एंड 40 से 60 हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक तो नर्स है वो क्या कर रही है, बावल साउंड चेक कर रही है। कब कर रही है, आफ्टर सर्जरी। 3 फॉर्म में क्वेश्चन को बांट दो, नॉर्मल कितने होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कितने होते हैं। तो इन 4 को जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि 5 से 35 पर मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 5 से 35 पर मिनट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इट इज करेक्ट। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अपने को देखने के लिए मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी विच लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज इसेंशियल। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब स्टोमक का क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो कौन सी लाइफ लॉन्ग थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन B12 है सप्लीमेंटेशन। बट क्यों लेना है, जब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे दोस्तों, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कमी करेंगे तो जो पैराइटल सेल है वो भी रिमूव हो जाएंगे,
जब पैराइटल सेल रिमूव होंगे तो HCl का सिक्रीशन, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी क्या हो जाएंगे, आउट। और ये दोस्तों आउट हो गए तो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो किस में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। तो अब जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन दोस्तों हो रहा है वो भी क्या हो गया, नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, इलियम में, तो ये भी रुक गया। अब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू व्हाट, इंट्रिंसिक फैक्टर भी टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के साथ में बाहर निकल गया। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। विटामिन B12 का लाइफ टाइम सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन B12, लास्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। पेशेंट को जिसको गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा दोस्तों आपको विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है दोस्तों, विच स्टेटमेंट मेड बाय पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर डिसीज इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट। किसी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दिया है तो उसमें पेशेंट के द्वारा ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया गया कि उसको सही से वो चीज़ समझ में आया। आई विल कंटिन्यू टेकिंग एस्पिरिन फॉर पेन, आई शुड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्पाइसी फूड विल हील माई अल्सर, पेन मीन्स माई अल्सर इज क्योर। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एस्पिरिन तो कंटिन्यू नहीं करना है, आई शुड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ऑब्वियसली इसको अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड को भी अवॉइड करना है बट वो हील नहीं करेगा, ये भी गलत है, एंड पेन मीन्स माई अल्सर इज क्योर, तो ये भी गलत है। तो उसको समझ में आया कि मुझे क्या अवॉइड करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों अवॉइड करना है, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, गैस्ट्रिक जो अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ये से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% आपको अप्लाइड और एनफ्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ सीवियर बर्न डेवलप्ड एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन, दिस टाइप ऑफ अल्सर इज नोन एज कुशिंग अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर एंड कर्लिंग अल्सर। तो कुशिंग अल्सर तो आपको इंक्रीज आईसीपी की वजह से हुआ था, हमने देखा। गैस्ट्रिक अल्सर एंड डियोडिनल अल्सर ड्यू टू इरोजन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग, इसकी वजह से हुआ दोस्तों। और कर्लिंग अल्सर यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बर्न। और बर्न में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, बर्न की वजह से आपकी डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, क्या होगा, डिक्रीज होगा ब्लड सप्लाई, तो इसकी वजह से आपको कर्लिंग अल्सर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या बोलेगा, अ पेशेंट अंडरवेंट बिलरोथ 1 सर्जरी। ठीक है, बिलरोथ 1 सर्जरी, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स एनास्टोमोसिस ऑफ द स्टोमक 2। मतलब पेशेंट को सर्जरी हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी और गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी। स्टोमी का मतलब होता है यहाँ पर, स्टोमी मतलब होता है एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि यहाँ पर एक पेशेंट है, बिलरोथ 1 सर्जरी किया है, तो बिलरोथ 1 को अपन बोलते हैं, बिलरोथ फर्स्ट को अपन बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी। ठीक है, बिलरोथ 2 को अपन बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, तो यहां पर बोला हुआ है, अ पेशेंट अंडरवेंट बिलरोथ 1 सर्जरी, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स एनास्टोमोसिस ऑफ द स्टोमक टू द, मतलब स्टोमक को किसके साथ में जोड़ा जाएगा, तो जेनियम के साथ में जोड़ाया जाएगा। ये तो गलत है, क्योंकि दोस्तों अपन ने क्या देखा कि बिलरोथ 2 में गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होगा, इलियम के साथ में जोड़ा जाएगा, ये भी दोस्तों आपका गलत है।
कॉलन के साथ में जोड़ा जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे डियोडिनम है। क्या है? डियोडिनम। आपका स्टमक को डियोडिनम के साथ में जोड़ देंगे तो उसको अपन बोलेंगे बिलरोथ 1। बट यहाँ पर मैं आपको बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2 दोनों दोस्तों लेके आया हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अपन दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। आपको एमसीक्यू में एक चीज़ देखने के लिए मिली होगी, बट जब आप फाइनल एग्जाम दोस्तों देखेंगे, आपका जो गवर्नमेंट का एग्जाम देखेंगे, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हर चीज़ हम दोस्तों क्लियर करेंगे। तो बिलरोथ 1 क्या बोल रहा है दोस्तों कि रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक। स्टमक के कितने 4 पोर्शन होते हैं, ये स्टमक है, इसके 4 पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन जिसको अपन कार्डिया के नाम से अपन ने जाना था, इसके बाद में फंडस, बॉडी, पाइलोरस और ये पाइलोरिक एंट्रम है। ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव करेंगे, एज वेल एज पोर्शन ऑफ द डियोडिनम, कुछ पोर्शन ऑफ द डियोडिनम एंड पाइलोरस, रिमेनिंग पार्ट एनास्टोमोसिस टू द डियोडिनम। मतलब स्टोमक के नीचे वाला पार्ट को रिमूव करेंगे, एंट्रम को, और डियोडिनम का भी कुछ पार्ट रिमूव होगा, और बाकी स्टोमक और डियोडिनम को एनास्टोमोसिस मतलब जोड़ देंगे, जिसको अपन बोलते हैं बिलरोथ 1 सर्जरी या गैस्ट्रो डियोडिनोस्टोमी। ठीक है, इसके नाम से अपन जानते हैं। बिलरोथ 2 जिसको अपन गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टमक को रिमूव करेंगे और उसको एनास्टोमोसिस विथ डियोडिनम और जेजुनम, पर यहाँ पर अपन जेजुनम के साथ में भी कर सकते हैं, डियोडिनम के साथ में भी कर सकते हैं। डियोडिनम के साथ में किया तो इट इज बिलरोथ 1, और यदि जेजुनम के साथ में किया, आपके स्टमक को किसके साथ में दोस्तों, जेजुनम के साथ में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो उसको अपन बोलते हैं, जेजुनम के साथ में अपन ने जोड़ दिया तो उसको अपन ने गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आज का है वो, अ पेशेंट अंडरगोज एंट्रेक्टोमी। ठीक है, मतलब एंट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिमूव कर रहे हैं। एंट्रैक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्रम। एंट्रैक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्रम। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू, सबसे पहला पर्पस क्या है एंट्रम को रिमूव करने का, रिड्यूस पेप्सिन सिक्रीशन, रिड्यूस गैस्ट्रिन सिक्रीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स। ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो एक पेशेंट है, अंडरगोज जा रहा है एंट्रैक्टोमी के अंदर, तो उसका जो एंट्रम है वो रिमूव कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या उसका पर्पस रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस क्या रहेगा, तो रिड्यूस पेप्सिन, रिड्यूस गैस्ट्रिन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया, कौन सा आपका चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपने करेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है जो अपने को देखने के लिए मिल रहा है, अ पेशेंट अंडरगो एंट्रैक्टोमी, जिसमें आपका गैस्ट्रिन का सिक्रीशन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को जो ऑप्शन बी है वो दोस्तों क्या है, करेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। जब भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, एंट्रम का रिमूव करेंगे, एंट्रम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, जो गैस्ट्रिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस्ट्रिन दोस्तों कम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, विच मेडिकेशन वर्क बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बैरियर टू द अल्सर सरफेस। ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका म्यूकोजल लाइनिंग है। क्या है, म्यूकोजल लाइनिंग है। ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है, ठीक है, ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है, ये आपका जो ल्यूमन है उसमें क्या है दोस्तों, फूड है, उसमें क्या है, फूड है। तो ये जो फूड है जब आपके ये म्यूकोजल लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगा तब आपको क्या करेगा, वो इरिटेट करेगा। ठीक है, तो खाना देने से पहले, फूड देने से पहले अपन कौन सी मेडिकेशन देते हैं, म्यूकोजल
प्रोटेक्टिव एजेंट, और वो कौन सा एजेंट है आपका सुक्राल्फेट, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट बिफोर मील अपन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओमाप्रोजल प्रोटॉन पीपीआई है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। रेनिटिडिन भी अपन नहीं देते हैं, H2 रिसेप्टर है, और एंटासिड भी अपन दोस्तों नहीं देते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका है ऑप्शन सी, जो हम क्या है सुक्राल्फेट बिफोर मील अपन पेशेंट को दोस्तों देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोलना चाह रहा है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रिपल थेरेपी, विच ट्रीटमेंट विल इनिशिएटेड नेक्स्ट। ट्रिपल थेरेपी पेशेंट, ट्रिपल थेरेपी अपन पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में देते हैं। किसमें देते हैं? पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में अपन देते हैं, और उसमें 2 एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती हैं। ठीक है, और बाकी 2 मेडिकेशन होती है, 2 एंटी बैक्टीरियल और बाकी मेडिकेशन होती हैं 2। तो वो जब अपन पेशेंट को देंगे ट्रिपल थेरेपी में, तो उसके साथ में यदि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अपन पेशेंट को क्वाड्रिपल थेरेपी देंगे। क्या देंगे? क्वाड्रिपल थेरेपी देंगे, जिसमें 4 मेडिकेशन रहेगी। ट्रिपल थेरेपी में 3 मेडिकेशन रहेगी। तो कौन सी मेडिकेशन है वो अपन देखेंगे। तो जब अपन ट्रिपल थेरेपी की अपन जब दोस्तों बात करते हैं, तो 2 एंटी बैक्टीरियल और 1 पीपीआई रहेगी, जैसे कि अपन बोलते हैं पेंटाप्रोजोल। ठीक है, ये अपन ट्रिपल थेरेपी में दे रहे हैं। बट जब इससे भी पेशेंट क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अपन किस में जाएंगे? क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर फ्रेंड्स जाएंगे। क्वाड्रिपल थेरेपी क्या होता है? जिसमें अपन क्या देंगे दोस्तों? या तो अपन एक पीपीआई देंगे, 4 मेडिकेशन देंगे, जिसमें 4 मेडिकेशन रहेगी, जिसमें एक आपका है ये इसेमाप्रोजोल रहेगा, मेट्रानिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। 2 आपका ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल रहेगा, और एक है आपका बिस्मथ सैलिसाइक्लेट ड्रग है, वो रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं एंटासिड। तो 1 एंटासिड, 2 एंटी बैक्टीरियल और 1 पीपीआई। टोटल कितना? 4 मेडिकेशन अपन ने दोस्तों पेशेंट को दिया क्वाड्रिपल थेरेपी में। ऐसे ही नेक्स्ट और कौन सी मेडिकेशन अपन देते हैं? तो रेनिटिडिन देते हैं। ठीक है, H2 रिसेप्टर, मेट्रानिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन 1, और ये आपका 1 क्या है दोस्तों? आपका H2 रिसेप्टर है, और बिस्मथ सैलिसाइक्लेट ये क्या है दोस्तों? आपका 1 एंटासिड है। तो टोटल कितना मेडिकेशन दिया? 4 मेडिकेशन दे दिया। कितना दिया है दोस्तों? 4 मेडिकेशन। तो ऐसा अपन क्वाड्रिपल थेरेपी में 4 मेडिकेशन देंगे, जिसमें आपके 2 एंटी बैक्टीरियल रहेगा, 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहेगा, और 1 आपका एंटासिड रहेगा। या फिर आपका 2 एंटी बैक्टीरियल प्लस 1 एंटासिड प्लस 1 H2 रिसेप्टर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अपन पेशेंट को क्वाड्रिपल थेरेपी दोस्तों देते हैं। अब पेशेंट विथ एक्टिव जीआई ब्लीडिंग शोज हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। पेशेंट को क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, और उसको क्या है? हाइपोटेंशन, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर है उसका जो सिस्टोलिक है और वो डायस्टोलिक है, वो लेस देन 100/60 mm/Hg है। ठीक है, हाइपोटेंशन है। टैकीकार्डिया क्या है? हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, दिस इंडिकेट इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट कर रहा है, पेन को इंडिकेट कर रहा है, या एंजाइटी को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको किस वजह से हो रहा है? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब अपन बात करते हैं हाइपोवोलेमिक की बात करते हैं, तो क्या हुआ है? वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या होगा? बीपी भी कम होगा, और जब बीपी कम होगा तो आपका हार्ट रेट क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। हार्ट रेट क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कितने बच्चों ने दोस्तों करेक्ट किया? कमेंट बॉक्स में दोस्तों डालिए, मज़ा तो तभी आएगा। ठीक है, आपको वो जुनून आना चाहिए क्लास अटेंड करते टाइम दोस्तों, कि हमने कितने क्वेश्चन को हमने करेक्ट किया है, और जहाँ पर भी हमारा लैकिंग पॉइंट रह गया है, जहाँ पर भी हम गलत हुए हैं, उसको दोस्तों हम क्या करें? करेक्ट करें। तो यहाँ पर हाइपोवोलेमिक करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अ पेशेंट डायग्नोज विथ H पाइलोरी इन्फेक्शन। पेशेंट को क्या हुआ है? H पाइलोरी इन्फेक्शन है, और H पाइलोरी इन्फेक्शन है वो यूरिया ब्रीथ टेस्ट से आपने को क्या किया? डिटेक्ट किया। स्टार्टेड ऑन ट्रिपल थेरेपी,
एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ, ट्रिपल थेरेपी दोस्तों स्टार्ट किया, जिसमें क्या मेडिकेशन दे दिया, 2 एंटी बैक्टीरियल एंड 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस थेरेपी? ये थेरेपी देने का मेन गोल क्या है? पेन हो रहा है उसको कम करना, ऑब्वियसली पेन तो कम करेंगे, पर इसके लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, एनाल्जेसिक, बट एनाल्जेसिक देते नहीं है। इबुप्रोफेन देने से क्या होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को क्या कर देता है, वो इरोज। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। एसिड न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इसके लिए अपन H2 रिसेप्टर देंगे। इराडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि जो अपन ट्रिपल थेरेपी जो मेडिकेशन देते हैं वो आपका इराडिकेट कर देगा एच पाइलोरी को, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। सीधे क्वेश्चन इससे आते हैं दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, कितने बच्चों ने दोस्तों सही किया? ऑप्शन 25 का इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी कितने का है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव पेप्टिक अल्सर? ठीक है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है एक्यूरेट टेस्ट कंफर्म करेगा कि आपको क्या है दोस्तों, पेप्टिक अल्सर है? तो सीबीसी, हाँ ऑब्वियसली ये सब टेस्ट करते हैं, बट कंफर्मेशन के लिए सीबीसी करेक्ट है, फिकल्ट और ऑकल्ट ब्लड है, एंडोस्कोपी है, या एब्डोमिनल एक्सरे है, कौन सा है? तो जो आपका सीबीसी भी करेंगे, क्योंकि उसमें भी हीमोग्लोबिन यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिकल ऑकल्ट ब्लड भी यहाँ पर सही है, क्योंकि ये आपको मनीना है तो उसको डिटेक्ट करेगा। एंडोस्कोपी भी आपका है और एब्डोमिनल एक्सरे भी है, बट यहाँ पर जो करेक्ट है, मोस्ट एक्यूरेट अपन क्या करेंगे दोस्तों, एंडोस्कोपी करेंगे। क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, और वो अपने को बताएगा कि पेशेंट को क्या है, पेप्टिक अल्सर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेम, अपन उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जस्ट वेट, फिकल ऑकल ब्लड टेस्ट के बारे में अपन इसमें एक ऑप्शन दिया था, तो उसके बारे में मैंने स्लाइड भी लेके आया हूँ, जो भी अपन देखेंगे। बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंडोस्कोपी है। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ एक्टिव पेप्टिक अल्सर को कंफर्म करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट FOBT के नाम से अपन जानते हैं दोस्तों, किसके नाम से जानते हैं, FOBT, फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। इसमें ये एक पेपर है जिसको अपन बोलते हैं वाइक पेपर, वाइक पेपर है दोस्तों। क्या बोल रहा है, द फिकल सैंपल इज प्लेस ऑन वाइक इम्प्रिकेंटेड पेपर, ठीक है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज अप्लाइड। मतलब इस पेपर के ऊपर अपन ने क्या डाल दिया, स्टूल डाल दिया, क्या है स्टूल, और इसके ऊपर अपन ने क्या डाल दिया, विथ प्लस H2O2 डाला। जब स्टूल के साथ में इसके ऊपर अपन ने H2O2 को अप्लाई किया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड अ ब्लू कलर रिएक्शन अपीयर्स विद इन द सेकेंड। मतलब ये पेपर है, उसके ऊपर अपन ने स्टूल क्या डाल दिया, प्लस H2O2 डाल दिया। तो ये जो पेपर है वो कैसा रिएक्शन देगा दोस्तों, ब्लू कलर रिएक्शन देगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड में। तो वो किसको इंडिकेट करेगा, ब्लू कलर रिएक्शन अपेयर करेगा। तो वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड को क्या करेगा दोस्तों, इंडिकेट करेगा। उसको ही अपन क्या बोलते हैं, FOBT के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाया हुआ है दोस्तों, वो आपका क्या है, ग्वाइक पेपर है दोस्तों। क्या है, ग्वाइक पेपर है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जा सकता है जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोलना चाह रहा है, अ पेशेंट रिसीविंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शुड मॉनिटर फॉर विच साइड इफेक्ट। एक पेशेंट है, प्रोटॉन PPI मेडिकेशन अपन उसको दे रहे हैं, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइपरटेंशन करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, क्या एक्लोरहाइड्रिया मतलब डिक्रीज
गैस्ट्रिक एसिड या एब्सेंस या स्टॉप कर देगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा या कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो जब अपन बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो मेडिकेशन देते हैं उसका एक ही काम है दोस्तों, वो आपका जो HCl है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है, उसको क्या करेगा दोस्तों, रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, रिड्यूस कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं एक्लोर हाइड्रिया बोल के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्रोल हाइड्रिया के नाम से जानते हैं। स्टॉप गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है, एक्रोल हाइड्रिया। जब अपन क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन देंगे तो उस पेशेंट में अपन क्या करेंगे, ये चीज मॉनिटर करेंगे कि कहीं क्या हो गया है, स्टॉप तो नहीं हो गया है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, अ नर्स एक्सपेक्ट विच फाइंडिंग इन द पेशेंट विथ क्रोनिक पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग। एक नर्स है, एक्सपेक्ट कर रही है कि विच फाइंडिंग इन अ पेशेंट विथ क्रोनिक पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग, कौन सी फाइंडिंग अपने को देखने के लिए मिलेगी। यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हेमरेज हो रहा है तो एलिवेटेड हीमोग्लोबिन नो, हीमोग्लोबिन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल नो, ये भी आपको कम दिखने के लिए मिलेगा। लो हीमोग्लोबिन लेवल, आपको ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, क्या, ये भी आपका गलत है, सीधा है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन का लेवल है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस पेशेंट में क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलना चाह रहा है वो अपन देखेंगे। अ पेशेंट ऑन सिमिटिडिन, पेशेंट को क्या है, सिमिटिडिन, ये H2 रिसेप्टर मेडिकेशन, H2 रिसेप्टर मेडिकेशन है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए दोस्तों देते हैं। डेवलप कंफ्यूजन एंड एजिटेशन, ये पेशेंट को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है एंड एजिटेशन हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, नर्स क्या एक्शन लेगी जब पेशेंट को, नर्स का काम है दोस्तों, क्या काम है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना। किसी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया और उसको यदि साइड इफेक्ट आ गया तो नर्स क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी ड्रग्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर जो उसका इन्फॉर्म करेगी, एंटी एसिड देगी या रिस्ट्रिक्ट करेगी फ्लूइड। चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप डाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बोल दिया है कि कंफ्यूजन हो गया, रेजिटेशन हो गया सिमेटिडिन देने के बाद में, तो नर्स क्या करेगी, नर्स का काम है भाई कि तुरंत मेडिकेशन को क्या करना, स्टॉप करना और इन्फॉर्म करना फिजिशियन को। तो सबसे पहला यदि होता कि स्टॉप मेडिकेशन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होता, बट यहाँ पर स्टॉप मेडिकेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्म फिजिशियन है। तो नर्स का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ देयर इज एनी साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, इन्फॉर्म फिजिशियन, ठीक है, तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना और नर्सिंग नोट के अंदर दोस्तों क्या करना, मेंशन करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इन्फॉर्म द फिजिशियन, इट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर अपन जा रहे हैं, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट स्टेट, मतलब कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, माय अल्सर पेन हैज स्टॉप, मुझे जो पेन हो रहा था ड्यू टू द अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ था, पेप्टिक अल्सर हुआ था, उसकी वजह से जो पेन हो रहा था वो ठीक हो गया था, मिट गया है। सो आई डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, मुझे अब ठीक हो गया है, मैं मेडिकेशन लेना बंद कर दूं। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स, यहाँ पर नर्स को जो क्वेश्चन किया है तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भाई मुझे अल्सर था, ठीक हो गया, मैं मेडिकेशन लेना छोड़ दूं। बहुत बार हम ये करते हैं दोस्तों, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी, दैट इज करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। पेन रिलीफ मीन्स द अल्सर इज हील्ड, पेन ठीक हो गया, आपका अल्सर ठीक हो गया है, मेडिकेशन छोड़ दो। कंटिन्यू मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, आपको भले पेन क्या हो गया है, मिट गया है, but you have to continue your medication as prescribed by the doctors and only antacid are needed now, मतलब आप सब मेडिकेशन छोड़ दो, ओनली आप एंटासिड लो। सही ऑप्शन नर्स क्या देगी, सही ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है कि कंटिन्यू मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब,
मतलब जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब की है, वो मेडिकेशन आपको क्या करना है दोस्तों, लेना है। उसको दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। अदरवाइज वापिस क्या हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है अल्सर, रिकरेंट अल्सर हो सकता है। तो अपने को इन्फॉर्म करना है, यू हैव टू व्हाट, कंटिन्यू मेडिकेशन, यदि आपको अल्सर ठीक हो गया है तो भी। तो नर्स ने सही जवाब क्या दिया, यू हैव टू कंटिन्यू मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अपना जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विच अल्सर हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ मालिग्नेंसी, मतलब कौन सा अल्सर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है कैंसर होने का दोस्तों, ठीक है। तो कैंसर होने का सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सा है, तो हमने देख ही लिया, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर है। बट गैस्ट्रिक अल्सर में दोस्तों क्या रीज़न हो सकता है, तो उसका दोस्तों एक ही रीज़न है, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है दोस्तों, उसमें जो इन्फ्लामेशन, जब अपन ने देखा था कि गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इरोजन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो एक ही वजह होती है उसकी, एच पाइलोरी। जब एच पाइलोरी दोस्तों क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, एच पाइलोरी, ये मोस्ट कॉमन कोज हमने देखा था, वो अफेक्ट करेगा, वो इरोज कर देगा। और जब वो इरोज करेगा दोस्तों, तो आगे क्या होगा, डीएनए का म्यूटेशन स्टार्ट होगा। और जब डीएनए का म्यूटेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, तो मेटाप्लेसिया होगा और गैस्ट्रिक अल्सर दोस्तों होगा, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से क्या होगा दोस्तों, आगे जाके एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा सेल का, जिसको अपन बोलते हैं कैंसरस सेल के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट जो आपका है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक अल्सर फ्रॉम डियोडिनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर पेन ऑकर्स एट नाइट, बी है डियोडिनल अल्सर पेन वर्सन विथ फूड, एंड सी है गैस्ट्रिक अल्सर पेन वर्सन आफ्टर मील, और लास्ट है डियोडिनल अल्सर कॉजेस अर्ली सेटिंग, नो इट इज एसिडिटी, ठीक है, इट इज रॉन्ग, ठीक है, इट इज रॉन्ग, ठीक है, एसिडिटी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो डियोडिनल जो अल्सर होता है और गैस्ट्रिक अल्सर होता है, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमने देखा कि गैस्ट्रिक अल्सर पेन ऑकर्स एट नाइट, रात के टाइम में होता है, ये नहीं है। डियोडिनल अल्सर पेन वर्सन विथ फूड, जैसे ही खाना खाते हैं तो ठीक होता है, नहीं खाना खाने के बाद में ये भी दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर पेन वर्सन आफ्टर मील्स, मतलब जैसे ही खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या हो जाता है दोस्तों, पेन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन डी भी यहाँ दोस्तों क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, पेन बढ़ जाता है आफ्टर द मील, जबकि डियोडिनल अल्सर में क्या हो जाता है दोस्तों, पेन आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है खाने के बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म NSAID यूज एट रिस्क फॉर, NSAID इट इज नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। इज एट रिस्क फॉर पेप्टिक अल्सर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकस, गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, रिड्यूस एसिड सिक्रेशन एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टालिटी। चारों में से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपने कौन सा चूज किया था, आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों डाल सकते हैं। तो जब अपन NSAID मेडिकेशन लेंगे दोस्तों, NSAID लेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। और जब अपन NSAID दोस्तों अपन देंगे, NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी, तो इट डिक्रीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा ब्लड फ्लो, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरोजन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अपन आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस इज एडवाइज टू फॉलो विच डाइट,
पेशेंट है किसके साथ में, गैस्ट्राइटिस के साथ में, इन्फ्लामेशन हो गया दोस्तों कहाँ पर आपका उसमें स्टोमक में, तो कौन सी डाइट देंगे, तो हाई फाई डाइट है। नेक्स्ट है आपका ब्लेंड एंड सॉफ्ट डाइट देंगे, स्पाइसी डाइट देंगे और फास्टिंग मतलब कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो हाई फैट डाइट जो अपन नहीं देते हैं, ब्लेंड एंड सॉफ्ट डाइट देंगे, क्योंकि आंसर आपके सामने ही दोस्तों आ गया है, तो आपने सही ऑप्शन भी चूज किया होगा, आई होप। नहीं किया है तो आप दोस्तों देख लेना। स्पाइसी डाइट भी अपन अवॉइड करते हैं, इसकी वजह से भी दोस्तों ये अल्सर होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोलना चाह रहा है, अ पेशेंट विथ गैस्ट्राइटिस हैज पर्निशियस एनीमिया। क्या हो रहा है दोस्तों, पर्निशियस एनीमिया हो रहा है। दिस इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विटामिन सी का इन्वॉल्वमेंट, आयरन, विटामिन B12 एंड कैल्शियम। जब अपन पर्निशियस एनीमिया की बात करते हैं तो विटामिन B12 की किसकी वजह से हो रहा है, कमी की वजह से हो रहा है दोस्तों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ड्यू टू व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अभी दोस्तों क्या कर दिया उसमें, पेशेंट गैस्ट्राइटिस के साथ में हुआ है, पर्निशियस एनीमिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके स्टोमक में क्या होता है, पैराइटल सेल किसका सिक्रीशन करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं। दिस इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प्स इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलना चाहता है दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 36 है, आफ्टर ए टोटल गैस्ट्रेक्टोमी विच थेरेपी इज रिक्वायर लाइफ लॉन्ग। मतलब एक पर्सन है, उसका क्या कर दिया, स्टोमक कंप्लीटली रिमूव कर दिया, ठीक है। अब स्टोमक रिमूव कर दिया तो दोस्तों हमने क्या देखा था, स्टोमक के अंदर कुछ अलग अलग सेल होते हैं, जैसे कि चीफ सेल की बात की थी हमने दोस्तों, किसकी बात की थी, चीफ सेल। चीफ सेल किसका सिक्रीशन करते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन आगे जाके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट किसकी बात की थी, पैराइटल सेल किसका सिक्रीशन करते हैं, HCl, और किसका सिक्रीशन करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट कौन से सेल की बात की थी अपन ने दोस्तों, G सेल, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, और लास्ट हमने देखा था फेवी ओलर सेल क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है, आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जब स्टोमक को दोस्तों रिमूव कर देंगे तो कौन सी थेरेपी लाइफ लॉन्ग रिमूव करनी पड़ेगी। तो जब स्टोमक को रिमूव कर दिया तो ये आपके चीफ सेल, पैराइटल सेल, G सेल एंड फेवियोलर सेल सब सेल रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों जब पैराइटल सेल रिमूव हो जाएंगे तो उसमें दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिमूव हो जाएगा, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विटामिन B12 अपने को लाइफ लॉन्ग पेशेंट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या थे, आयरन सप्लीमेंटेशन देना है, कैल्शियम, विटामिन B12 इंजेक्शन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दीज आर द मेडिकेशन, ये हमको देना है। तो अपने को विटामिन B12 का इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग पेशेंट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया दोस्तों होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो आज का 37वां क्वेश्चन है, वो क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, अच्छे से अपने को रीड करना है। अ पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर डिसीज शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। पेशेंट किसके साथ में है, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है। क्या हो गया दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से म्यूकोजल लाइनिंग इरोज हो गई, ठीक है। किसकी, गैस्ट्रिक म्यूकोजल लाइनिंग इरोज होगी, स्टोमक की गैस्ट्रिक लाइनिंग म्यूकोजल लाइनिंग इरोज हो गई। तो नर्स किसके लिए मॉनिटर करेगी, हाइपरटेंशन ऑप्शन ए, हेमेटेमेसिस एंड मेलिना के लिए, एडिमा के लिए या जॉन्डिस के लिए। ये चार ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है। तो पेप्टिक अल्सर का जब भी पेशेंट है, यदि उसको ब्लीडिंग हुआ है तो उस पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके साथ में दोस्तों क्या होगा,
ब्लड आएगा। यदि स्टूल पास कर रहा है तो उसके साथ में ब्लड होगा। तो यदि हेमेटेमेसिस हो रहा है तो ब्लड विद द वॉमिटिंग, एंड मेलिना हो रहा है तो ब्लड विद द स्टूल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कमेंट बॉक्स के साथ में दोस्तों आप कमेंट में डालिए कि कौन सा सही ऑप्शन आपने चूज किया था, और जो बच्चे अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो भी उसमें अपना सही आंसर को पुट अप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अ पेशेंट पासिंग ब्लैक टेरी स्टूल फॉर 2 days शुड बी असेस फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट है, ब्लैक टेरी स्टूल पास कर रहा है, उसको अपने किस कॉम्प्लिकेशन के लिए अपने को असेस करना है। तो सबसे पहला है हेमेटेमेसिस, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है मलिना, एंड ऑप्शन डी है पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर हेमेटेमेसिस तो गलत है क्योंकि ब्लड इन वॉमिटिंग, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी अपन नहीं करेंगे, मलिना के लिए अपन करेंगे क्योंकि उसमें ब्लड स्टूल के साथ में जाएगा, और पेरिटोनाइटिस भी यहाँ पर गलत है क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, अ पेशेंट एक्सपीरियंस GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, उसका हार्ट बर्न हो रहा है दोस्तों, उसको क्या हो रहा है, उसका सोर टेस्ट आ रहा है क्योंकि जो एसिड है वो उसके माउथ में जा रहा है, थ्रोट तक जा रहा है। सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक पेशेंट है एक्सपीरियंस GERD सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब पेशेंट ने प्रेगनेंसी कंसीव किया है उस टाइम पे उसको क्या हो रहा है, GERD के सिम्टम आ रहे हैं, सोर टेस्ट आ रहा है। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ, इसका कारण क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहा है, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हो रहा है, या पुअर डाइट, अच्छे से वो वुमन डाइट नहीं ले पा रही है इसके लिए हो रहा है। तो उसका जो मेन कारण है वो है इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहा है। एंड प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ता है वुमन में तो वो आपके जो मसल्स हैं इट रिलैक्स द मसल। कौन करता है आपका, प्रोजेस्टेरोन। तो मसल को जब वो रिलैक्स करेगा तो जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और इसकी वजह से जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके इसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। वो आपके कहां पर चला जाएगा दोस्तों, आपके थ्रोट तक, आपके माउथ तक चला जाएगा। तो वुमन है वो एक्सपीरियंस करेगी GERD के सिम्टम एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। जब वुमन क्या है दोस्तों, उसका एक और भी है कॉज कि जब वुमन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसका जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है वो भी आपका कहां पर जाएगा, इसोफेगस में। तो इट मे लीड टू आल्सो देयर इज अ GERD सिम्टम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इज स्टार्टेड ऑन द ट्रिपल थेरेपी। एक पेशेंट है H पाइलोरी के साथ में डिटेक्ट हुआ, ट्रिपल थेरेपी दोस्तों उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट, मेन गोल क्या है इस ट्रीटमेंट का दोस्तों, ठीक है। क्यों ट्रिपल थेरेपी उसको स्टार्ट किया, तो सिम्टम रिलीफ के लिए पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे क्या फ्रेंड्स, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl एसिड है तो अपन ने बेस दे दिया, H2 रिसेप्टर दे दिया, इराडिकेशन करने के लिए जो H पाइलोरी था उसको कंप्लीटली इराडिकेट करने के लिए दे दिया दोस्तों। यहाँ प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो हार्ड स्टूल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो अपन क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, H पाइलोरी था उसको इराडिकेट करने के लिए अपन ने ट्रिपल थेरेपी दिया, और यदि ट्रिपल थेरेपी काम नहीं कर रही है देन वी आर यूजिंग क्वाड्रिपल थेरेपी, जिसमें अपन 4 मेडिकेशन दोस्तों देंगे। कितने देंगे, 4 मेडिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट है। दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा, जो अपन क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं वो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स लेके आया हूँ वो मिक्स क्वेश्चन है, मतलब आपको एंथलक्स बेस भी क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो आज जो हमने सफर किया है 40 क्वेश्चन तक, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो 41 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको हर क्वेश्चन पे आपका जो इनपुट है, आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो आपको यहाँ पर पुटअप दोस्तों करना है। तो इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन है, वो है अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब सुक्रालफेट फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेशेंट को क्या कर रहे हैं, सुक्रालफेट दे रहे हैं पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में। व्हेन शुड द नर्स एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। ये जो दोस्तों सुक्रालफेट मेडिकेशन है वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है, ठीक है। ये अपन पेशेंट को देते हैं बिफोर मील, और वो भी कितना 1 आवर पहले अपन देते हैं। तो ये पेशेंट का जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसके ऊपर क्या हो जाएगी दोस्तों, कवर हो जाएगी। और जब पेशेंट को अपन देंगे तो पेशेंट को क्या नहीं होगा दोस्तों, पेन नहीं होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा सिम्टम के साथ में। तो यहाँ पर विथ मील देंगे क्या, आफ्टर मील देंगे क्या, 1 आवर बिफोर मील देंगे क्या, एट बेड टाइम देंगे क्या। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी इट इज रॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, करेक्ट है। बिफोर 1 आवर मील वी आर गिविंग म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसको अपन बोलते हैं सुक्रालफेट के नाम से फ्रेंड्स जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों बोल रहा है कि अ नर्स एडवाइस अ GERD पेशेंट टू अवॉइड टाइट क्लोथिंग बिकॉज। एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का पेशेंट है और हमारी नर्स एडवाइस कर रही है कि आपको क्या अवॉइड करना है, ठीक है, क्या चीज नहीं करनी है, टाइट क्लोथिंग क्यों अवॉइड करना है, उसका रीजन क्या है। इट रिड्यूस एपेटाइट। एडवाइस करिए GERD पेशेंट टू अवॉइड टाइट क्लोथिंग बिकॉज रिड्यूस एपेटाइट मतलब खाना कम खाए, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इंप्रूव सर्कुलेशन या स्लो डाइजेशन। डाइजेशन को स्लो करने के लिए, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए अवॉइड करना टाइट क्लोथिंग, या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। यदि आप टाइट कपड़े पहनते हैं अपन तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है फ्रेंड्स, क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके इसोफेगस में चला जाएगा। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। इफ यू आर वियरिंग टाइट क्लोथ्स so that they increase abdominal pressure and it can cause GERD symptom, so we are avoiding what, टाइट क्लोथिंग। तो यहाँ पर जो नर्स ने बोला था कि आपको टाइट क्लोथ अवॉइड करना है और उसका एक रीजन था इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कंट्रीब्यूट्स टू पेप्टिक अल्सर डिसीज प्राइमरीली बाय। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कंट्रीब्यूट टू पेप्टिक अल्सर डिसीज प्राइमरीली बाय। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हैं जो बैक्टीरिया है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है पेप्टिक अल्सर डिसीज को, जिसमें गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर होते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा के, डिस्ट्रॉइंग द गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर, गैस्ट्रिक म्यूकोजल जो बैरियर होते हैं, फेविकुलर जो सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके, डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करके, एंड न्यूट्रलाइजिंग पेप्सिन, पेप्सिन को न्यूट्रलाइज करके। यहां पर 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं जिसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कैसे कंट्रीब्यूट टू पेप्टिक अल्सर डिसीज प्राइमरीली बाय, कैसे करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोस प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, डिस्ट्रॉय करके गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर को, एंड डिक्रीज एसिड सिक्रीशन को, और न्यूट्रलाइज पेप्सिन को। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही दिया हुआ है कि डिस्ट्रॉय करेगा वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पेशेंट इज प्रिस्क्राइब ओमेप्राजोल, जो एक आपका कौन सा मेडिकेशन है, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फॉर GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। द नर्स एक्सप्लेन दिस ड्रग्स वर्क बाय। ओमेप्राजोल कैसे काम करती है, न्यूट्रलाइज करेगी एसिड को, कोटिंग द इसोफेगस, इसोफेगस में कोटिंग बनाने का काम, ब्लॉकिंग एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी, ठीक है, गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को दोस्तों ये इंक्रीज करेगी। तो जो अपन
ओमेप्राजोल मेडिकेशन देते हैं, वो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल और रबेप्राजोल ग्रुप की है दोस्तों। ये आपके गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन होता है दोस्तों उसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा दोस्तों, एसिड का सिक्रीशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिसीविंग IV इंट्रावेनस सिमिटिडिन, ठीक है, इट इज H2 रिसेप्टर ड्रग, द पेशेंट इज रिसीविंग इंट्रावेनस, डेवलप हाइपोटेंशन एंड डिसअरेथमिया। उसको क्या हो रहा है दोस्तों, हाइपोटेंशन हो रहा है और दूसरा हो रहा है डिसअरेथमिया, इरेगुलर रिदम, ठीक है। दिस ऑकर्स ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है दोस्तों, तो ड्रग एलर्जी है दोस्तों, ये रैपिड IV एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है या इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो वेन एवर वी आर एडमिनिस्टरिंग फास्ट, ठीक है, कौन सा, सिमिटिडिन जो H2 रिसेप्टर है उसको, तो पेशेंट को ये हाइपोटेंशन और डिसअरेथमिया जैसे सिम्टम अपने को देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों अपने आंसर को पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशन शुड बी अवॉइडेड, विच पोजिशन शुड बी अवॉइडेड इमीडिएटली आफ्टर मील्स इन GERD पेशेंट। कौन सी पोजीशन अपन अवॉइड करेंगे GERD के पेशेंट में जैसे ही वो खाना खाता है आफ्टर द मील्स, तो सिटिंग अपराइट, स्टैंडिंग पोजीशन, बेंडिंग और लाइंग फ्लैट एंड वॉकिंग स्लोली। ये पोजीशन का कोई दिक्कत नहीं है, वॉकिंग स्लोली वो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बट लाइंग फ्लैट अपन क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, लाइंग फ्लैट अपन अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके कहां पर आएगा, इसोफेगस में और माउथ में। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोल रहा है, अ पेशेंट रिपोर्ट्स एपिगैस्ट्रिक पेन एट नाइट दैट इज रिलीव बाय ईटिंग फूड। पेशेंट को क्या हो रहा है फ्रेंड्स, पेन हो रहा है। पेन कैसा हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ठीक है, दैट इज रिलीव बाय ईटिंग फूड। यहां पर क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है, बट कब हो रहा है, रात को, और जैसे ही खाना खाता है वो ठीक हो जाता है। दिस सिम्टम इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ, ये सिम्टम किसको इंडिकेट कर रहा है, डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, वहां पर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, अब डालिए फ्रेंड्स की सही ऑप्शन क्या है, गैस्ट्रिक है, इसोफेगस है, डिओडिनल है या कुशिंग अल्सर है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, पेशेंट को ठीक हो रहा है, रिलीव हो रहा है, तो डिओडिनल अल्सर करेक्ट है। जैसे ही पेशेंट को पेन हो रहा है और पेशेंट यदि खाना खाता है तो उसको क्या हो रहा है, ठीक हो जा रहा है, इट इज डिओडिनल अल्सर फ्रेंड्स। और यदि पेशेंट को खाने के बाद में पेन बढ़ जाता है, वी कैन से इट इज गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ पेशेंट विथ GERD कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग सॉलिड फूड। पेशेंट को क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है किसको, खाने में। दिस सिम्टम इज टर्म एज, इस सिम्टम को क्या बोलते हैं, ऑडिनोफेजिया, डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया या पायरोसिस। पायरोसिस वी कैन से इट इज हार्टबर्न, एनोरेक्सिया वी कैन से इट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्फेजिया वी कैन से इट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, और ऑडिनोफेजिया वी कैन से इट इज पेनफुल स्वेलोइंग। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन दैट वर्जन 30 to 60 मिनट आफ्टर मील। खाना खाने से आधे से 1 घंटे के बाद में क्या हो रहा है, पेन बढ़ रहा है। द नर्स सस्पेक्ट विच कंडीशन। फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर हमने देखा, जिसमें पेशेंट खाना खा रहा है, उससे आधे से 1 घंटे के बाद में पेशेंट को पेन हो रहा है और वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको तो अपन ने क्या बोला, गैस्ट्रिक अल्सर। बट 1.5 से 2 घंटे के बाद में पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको हमने बोला था डिओडिनल अल्सर के नाम से दोस्तों हमने जाना था। जब पेशेंट खाना खाता है तो उसके बाद में पेन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हमने गैस्ट्रिक अल्सर बोला था। बट खाना खाने के बाद में पेन यदि रिलीव हो जाता है तो उसको हमने बोला था डिओडिनल अल्सर बोला था। तो जो आपका पेन है वो खाने से 30 से 60 मिनट के बाद में हो रहा है, जिसको हमने गैस्ट्रिक अल्सर बोला दोस्तों। ठीक है, आपको नेक्स्ट मैं और भी बताना चाहता हूँ कि यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो उस पेशेंट में आपको हेमेटेमेसिस देखेगा, और डिओडिनल अल्सर है फ्रेंड्स तो उसमें आपको दिखेगा मेलेना।
मतलब ब्लड इन स्टूल प्रेजेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का 50वें नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो बहुत ही बड़ा संघर्ष 1 से 50 लेकर 50 नंबर के क्वेश्चन लेके आए थे, उसमें आज का जो 50वां नंबर का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। पेशेंट अंडरवेंट बिलरोड सेकंड सर्जरी, द स्टमक इज एनास्टोमोसिस टू द, मतलब आपका जो स्टमक है वो किसके साथ में जुड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बिलरोड सेकंड है उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। तो आपका जो स्टमक है उसके साथ में किसको जोड़ेंगे? जेजुनम को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसको अपन ने क्या बोला? एनास्टोमोसिस बोला। तो ओनली डियोडिनम के साथ में, जेजुनम के साथ में, इलियम के साथ में या कॉलम के साथ में। तो बिलरोड सेकंड सर्जरी वी कैन से इट इज व्हाट? गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी एंड वी आर एनास्टोमोसिस स्टमक विथ द जेजुनम। किसके साथ में? जेजुनम के साथ में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इट इज यहाँ पर क्या है दोस्तों? करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए थे आपके सामने एक्सप्लेनेशन ऑफ आर वीकली टेस्ट जो हमारा एवरी सैटरडे कंडक्ट होता है हमारे जीडीसी नर्सिंग की एप्लीकेशन पे। जो जीडीसी नर्सिंग का ऐप है फ्रेंड्स, आपको ये लोगो जो शो हो रहा है, जीडीसी नर्सिंग का ये जो लोगो शो हो रहा है, ऐसा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर से। और जब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे दोस्तों तो आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग एमसीक्यू टेस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। और एवरी सैटरडे फ्रेंड्स अपना ये जो वीकली टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उस वीकली टेस्ट को भी आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। और आपके पास में मौका है एवरी सैटरडे उसको लाइव क्लास जो अपना यूट्यूब पे होता है दोस्तों उसमें एनालाइज करने का। फ्रेंड्स यदि आपके कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं, रॉन्ग हुए हैं, तो आप अपने आप को वहां पे करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये गलती को यहाँ पे सुधार के दोस्तों आप जो अपना सपना है, अपना ड्रीम्स है, अपना जो गोल है उसको भी दोस्तों अचीव कर सकते हैं। तो डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। घर पे बैठा, गांव में बैठा, विलेज में बैठा, सिटी में बैठा, हर बच्चा इस क्लास का बेनिफिट दोस्तों ले सकता है। दोस्तों आपको पता है एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। तो अभी तक किसी को ये क्लास जीडीसी नर्सिंग के साथ में नहीं जुड़ा है दोस्तों, तो आप उसको भी शेयर कीजिए। जब जागो तब सवेरा। और दोस्तों आप आज ही इसको देखना चालू कीजिए, क्योंकि बैक टू बैक आपको क्लास देखेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी, एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, और ऐसे ही शानदार जर्नी दोस्तों आपकी चलती रहेगी। और एक दिन आप अपने ड्रीम को दोस्तों क्या कर लोगे? अचीव कर लोगे। तो इसी के साथ में आपको जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ में दोस्तों जुड़ना है। जीडीसी नर्सिंग की प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये सब बेनिफिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ में अपन फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।